दोस्तों नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे। मैं आपका साथी आलोक कुमार सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके उसी चैनल में नए नाम के साथ। पीसीएस पार्थ जो है अब इसका नाम कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का नाम भी अब बदल दिया गया है, उसका भी नाम हो गया है पीसीएस पार्थ। इस तरह से जब आप सर्च करेंगे तब आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस नई पहल को अंजाम देने का उद्देश्य या कारण क्या था दोस्तों, उसको बताता चलूं, फिर हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार 2023 का प्री जो रहा है पीसीएस का, काफ़ी विचलित कर देने वाला रहा है। जिन लोगों का 92 है या फिर 93 है उनका हो जा रहा है, और जो 95 या 96 हैं, जिनके 95 या 96 प्रश्नों के उत्तर सही हैं, उनका नहीं हो पा रहा है। तो ये जो आयोग का गुणागणित है उसी का लोग शिकार हो गए हैं, जिसके कारण ज़्यादा विचलित हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं पर जो है विजय पाने के लिए या फिर निजात पाने के लिए इनसे हम लोगों ने ये पहल शुरू की है। आज से जो है विषयवार हम लोग थोड़ा थोड़ा तैयार करेंगे, और इस तरह से तैयार करेंगे कि आगे जो परीक्षा आने वाली है 2024 वाली, उसमें हमारे 100 प्रश्न सही हों। करंट अफेयर्स आपको देता ही हूँ अचूक मारक सामग्री में। बात जीएस की रह गई थी, वो भी आपको आज से शुरू कर दिया है। तो रत्ती भर घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी आपसे कहा था, क्या कहा था कि जब हमारे साथ जो बुरा होता है वो अपने चरम पर, पीक पर पहुंच जाता है, उसके बाद ही हमारे साथ अच्छा होना शुरू होता है। तो ये जो असफलता मिली है, इसको अपने बुरे का पीक समझ के चलो और आगे जो है बेहतर रणनीति के साथ काम करो, ताकि हम लोग 100% सफलता हासिल कर सकें। और हम लोग देखते भी हैं गीता में, जब धर्म युद्ध के दौरान अर्जुन थक जाते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे कि ये हमारा एग्ज़ाम रूपी दरवाज़ा है, लोहे का है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस दरवाजे पर तब तक वार करते रहो जब तक कि यह टूट ना जाए। उनके कहने का मतलब है कि हे अर्जुन, तब तक वार करो जब तक टूट ना जाए। मतलब तुम्हारा हो सकता है जो तुम्हारा जो हथौड़ा है उसका अंतिम बार ही इसको गिरा दे, क्योंकि इससे पहले जो तुमने इस पर बार किए हैं वो इसको इतना जर्जर कर चुके हैं कि आपका आखिरी हथौड़े के बार से ही ये गिर जाए। तो इसलिए रुकना नहीं है, थकना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं इसी प्रेरणा के साथ। सिंधु सभ्यता को हम लोग पढ़ेंगे। सभ्यता का काल दोस्तों आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा। 2500 या फिर 2350 से 1750 बीसी माना जाता है, ये ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। विकास इसका दोस्तों सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों में हुआ है, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है। जैसे इसके समकालीन कुछ और सभ्यताएं थीं, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, या फिर चाइना में हांगो नदी की सभ्यता हो गई। ये सब नदी के किनारे ही पुष्पित पल्लवित हुई, इसीलिए नदी के नाम पर ही इसका नाम भी सिंधु सभ्यता कर दिया गया। अन्य नाम सिंधु घाटी सभ्यता अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्रारंभिक स्थल जो है सिंधु नदी के आसपास प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये सबसे पहला स्थल है जो खोजा गया इस सभ्यता का, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता दोस्तों क्यों कहा जाता है, क्योंकि कांसा जो धातु है, अब यहाँ पर थोड़ा सुधार करिएगा, कांसा धातु नहीं दोस्तों, कांसा जो है मिश्र धातु है। किससे बनी है? कापर से और SN से बनी है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो कांसा इस तरह से निकलेगा। विज्ञान में आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि कांसा जो है किनके मिलने से बना है, तो कांसा, धीरे से पढ़िए, कांसा, देखिए कांसा निकलेगा। तो एक सवाल आपका साइंस का ये तैयार हो जा रहा है। तो दो धातुओं के सहयोग से मिलकर बना है कांसा, इसलिए कांसा मिश्र धातु है। तो कांसा का पहली बार इस्तेमाल हुआ इस सभ्यता में लोगों के द्वारा, तो इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। प्रथम नगरीकरण या फिर नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया दोस्तों, क्योंकि बेहतर नगर नियोजन, सुनियोजित जल निकासी की प्रणाली थी दोस्तों, पक्की सड़कें थीं, ईंटों का प्रयोग था, अच्छे से भवन बनाए गए थे, और आगे जो भी विशेषताएं हैं उन सबको हम पढ़ेंगे। इसीलिए इसको प्रथम नगरीकरण की सभ्यता भी कहा जाता है, या फिर कहीं कहीं प्रथम नगरीकरण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है।
आपसे एक सवाल और पूछ लिया जाता है कि मानव के द्वारा यूज की जाने वाली पहली धातु कौन सी है दोस्तों? तो पहली धातु तांबा है, और पहली यदि मिश्र धातु पूछी जाए तो कांसा हो जाएगी। एक बात और याद रखनी है, सिंधु सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। लोहे का उल्लेख आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हो सकता है विकल्पों में आपको भ्रमित करने के लिए ये कथन डाल दे, तो इससे बचना है। अब अगला सवाल बनता है कि ये जो हमने आयु का निर्धारण किया है, काल का निर्धारण किया है, इसका कैसे किया है निर्धारण? तो कार्बन डेटिंग के द्वारा दोस्तों एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसकी खोज बिलियर्ड लिबी ने की थी। याद रखिएगा, इसी खोज के लिए इनको नोबेल दिया गया था, रसायन का नोबेल दिया गया था। कार्बन 14 जो है दोस्तों, कार्बन का एक आइसोटोप होता है, और हम सभी जानते हैं कि सभी जीवित चीज़ों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में जो है कार्बन होती है। तो एक कार्बन का आइसोटोप होता है कार्बन 14। ये जो है दोस्तों, जब तक कोई जीव जंतु जीवित रहता है उसमें ये बढ़ता रहता है, और जैसे ही वो मर जाता है तो ये स्थिर हो जाता है, और स्थिर होने के बाद धीरे धीरे इसका क्षरण होने लगता है। इसी क्षरण होने की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। इसी गुण के कारण इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब इसका क्षरण होता है दोस्तों, तो एक निष्कर्ष निकल के आता है कि ये 5730 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक हैं वो इसके कुल मान को कैलकुलेट किए बैठे हैं। तो हो सकता है उनके द्वारा निकाली गई जो इसकी वैल्यू है वो 60 हो। तो यदि 60 अगर वैल्यू इसकी प्रारंभिक है, वैज्ञानिक इसको पहले ही पता किए रहते हैं कि कार्बन 14 की आयु या फिर वैल्यू कितनी है, 60। तो 60 के बाद यदि 30, तो 5730 वर्षों में ये आधा रह जाएगा। यदि वैज्ञानिकों को कोई चीज़ मिली है जिसमें कार्बन 14 की वैल्यू 30 रह गई है, तो वैज्ञानिक अनुमान लगा लेंगे कि ये जो वस्तु मिली है या फिर साक्ष्य मिला है, इसकी आयु 5730 वर्ष होगी। अनुमान ही है दोस्तों, एकदम एक्यूरेट तो नहीं लगाया जा सकता है। फिर यदि इसकी आधी कर दें 15, तो यदि वैज्ञानिकों को ये वाली कोई वस्तु मिली है जिसमें कार्बन 14 की वैल्यू 15 शेष रह गई है, तो वैज्ञानिक जो है अंदाज़ा लगा लेंगे 5730 ये और 5730 ये, तो 5730 का 2 गुना जो है वर्ष पुरानी होगी वो वस्तु। तो इस तरह से दोस्तों कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल आयु की गणना के लिए किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। खोज की बात करें दोस्तों, 1826 में पहला टीला खोजा था। किसने? चार्ल्स मैसन ने। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तब इन पर जो है किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया था, कहे थे, और जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया मामला। फिर 1921 में जो है दोस्तों हड़प्पा, पाकिस्तान में एक जो है दोस्तों स्थान है, रावी नदी के बाएं तट पे है। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। निर्देशन जो है दोस्तों किसने किया था इस खोज का, मतलब पूरे अभियान का? जॉन मार्शल ने। ये उस समय जो भारतीय पुरातत्व विभाग था उसके निदेशक हुआ करते थे। और उस विभाग की स्थापना दोस्तों 1905 में किसने की थी? कर्जन ने की थी, ये भी याद रखिएगा। तो हड़प्पा हो गया दोस्तों, रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने खोज की थी 1921 में। फिर 1922 में दोस्तों मोहनजोदड़ो ने, अरे भाई मोहनजोदड़ो नहीं, मोहनजोदड़ो जो दूसरा स्थल है पाकिस्तान में ही है, सिंधु नदी के किनारे है, याद रखिएगा। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। कैसे याद रखना है? इसका मोहन लीजिए और इसका दास ले लीजिए। मोहन और दास जब दोनों मिल जाते हैं तो महात्मा गांधी का नाम बन जाता है, जो कि अपने आप में एक सार्थक नाम है। तो इस तरह से मोहन और दास दोनों में आए तो दोनों को जोड़ देना कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो राखाल दास बनर्जी ने की है, ऐसे याद रखिएगा। अब एक सवाल और पूछ लिया जाता है आपसे कि सिंधु सभ्यता का काल कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या फिर ऐतिहासिक काल? तो प्रागैतिहासिक काल दोस्तों वह काल होता है जिसमें लोगों में लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर उस इतिहास का अनुमान लगाते हैं, जैसे कि पाषाण काल हो गया है। कोई लिखित सामग्री हमारे पास उपलब्ध नहीं है, मात्र औजारों और जो अवशेष हैं उनके आधार पर इसका अनुमान लगाया जाता है। फिर बात करें दूसरे काल की, आद्य ऐतिहासिक काल, तो ये जो है दोस्तों
इस समय लोगों को लेखन कला का ज्ञान हो गया था, लेकिन जो उनके द्वारा लिखी गई चीज़ें हैं उनको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे कि सैंधव सभ्यता। तो इसकी जो हमको लिपि तो मिल गई है, लेकिन उसको अभी तक हमने पढ़ नहीं पाया है। तो इस काल को जो है आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि सैंधव सभ्यता किस काल से संबंधित है, तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। कुछ लोग जो हैं वैदिक काल को भी इसी काल में रखते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो सैंधव सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। और पूरी बात करी जाए इतिहास की, तो जो संपूर्ण विवरण जैसा कि आज हमको मिल रहा है, चीज़ें लिखी हुई भी हैं और साक्ष्य भी मिल रहे हैं और अच्छे से हम उनको पढ़ भी रहे हैं, तो वो जो है पूरा का पूरा इतिहास कहलाता है, ऐतिहासिक काल कहलाता है। एक सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में। तो दोस्तों थोड़ा सा धुंधला आ गया है, यहाँ पर इसको मैनेज कर लीजिएगा। सबसे पश्चिमी वेस्ट में दोस्तों जो सिंधु सभ्यता का स्थल है वो है सुतकांगेडोर, कहाँ, बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे, याद रखिएगा। उत्तर में सबसे उत्तरी विस्तार दोस्तों सिंधु सभ्यता का कहाँ है, मांडा, याद रखिएगा मांडा। मांडा कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है। स्थान भी याद रखना है, कहाँ पर है वो याद रखना है, और किस नदी के किनारे है ये भी याद रखना है। पूर्वी विस्तार दोस्तों कहाँ पाया जाता है भारत में, तो आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी में। और यूपी में किस ज़िले में, मेरठ ज़िले में। किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। ये भी सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, विशेषकर यूपी स्पेशल के तहत। दक्षिणी विस्तार दोस्तों दायमाबाद, दायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है। किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, याद रखिएगा। और यहीं पर जो है दोस्तों कुंभ का मेला भी लगता है, ये भी याद रखिएगा। यूपी में अन्य स्थल कौन कौन से हैं दोस्तों, पिछली बार एक सवाल पूछा गया है। तो हुलास हो गया दोस्तों, बड़ा गांव और अम्बाखेड़ी, ये तीनों स्थल जो हैं यूपी के सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं, जो कि कागज़ उद्योग के लिए जाना जाता है यूपी में। फिर है मांडी दोस्तों कहाँ है, मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर दोस्तों कहाँ है, मुजफ्फरनगर यूपी में ही है। और एक होता है मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर जो है दोस्तों वो बिहार में है। बिहार से याद आया दोस्तों, बिहार में जो है सैंधव सभ्यता का एक भी स्थल प्राप्त नहीं हुआ है, याद रखिएगा। कभी कभी हो सकता है आपको भ्रमित करने के लिए जो है विकल्प कथन जो है दे दिया जाए। सनौली दोस्तों स्थान है कहाँ, बागपत में। मानपुरा जो है दोस्तों बुलंदशहर में है। और कैराना जो है दोस्तों शामली में है, याद रखिएगा। तो ये सारे स्थल जो हैं यूपी के हो गए हैं। सैंधव सभ्यता की जो निर्माता प्रजाति है वो कौन सी है, भूमध्य सागरीय प्रजाति, या फिर मेडिटेरियन भी कहते हैं इनको दोस्तों। यह जो है मुख्य प्रजाति है, और कई इतिहासकार मानते हैं कि अल्पाइन प्रजाति भी है, लेकिन आपको विकल्प में ज़्यादातर यही मिलेगी। भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे जो आमतौर पर दक्षिण भारत में निवास करते हैं। तो अल्पाइन ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति भी थी, लेकिन भूमध्य सागरीय प्रजाति बहुतायत में मिली है, याद रखिएगा। अफ़गानिस्तान में दोस्तों दो ही स्थल प्राप्त हुए हैं, रट जाइएगा कतई, सोर्तगई और मुंडी घाघ। अधिकांश स्थल दोस्तों इंडिया में प्राप्त हुए हैं और पाकिस्तान में। अब सबसे पहला स्थल जो खोजा गया हड़प्पा, खोज इसकी दयाराम साहनी ने की, ऊपर भी बताया है, 1921 में की है। रावी नदी के किनारे यह स्थल खोजा गया है। मांटेगोमरी ज़िला, जिसका पाकिस्तान ने अब जो है नाम बदलकर साहिवाल कर दिया है, याद रखिएगा। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य और प्रमाण मिले हैं, तो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है जो कि उर्वरता का प्रतीक है। आपसे सीधे सवाल पूछ लिया जाता है कि स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का साक्ष्य किस सैंधव सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, जिसको R37 समाधि कहा जाता है, याद रखिएगा। आपसे एक बार सवाल पूछा गया है कि R37 क्या है, तो एक समाधि है। कहाँ प्राप्त हुई है, हड़प्पा में। 12 कमरों का अन्नागार, याद रखिएगा, अन्नागार ना कि स्नानागार। फिर माउंट एबी और माउंट एफ नामक दो टीले प्राप्त हुए हैं, जिनका नामकरण जो है व्हीलर ने किया है, ये भी याद रखिएगा।
हड़प्पा को जो है अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। इसे तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है। जैसे आप लोग जब सांची का स्तूप पढ़ते हैं तो उसमें एक तोरण द्वार होता है, मतलब प्रवेश द्वार। तो तोरण क्यों कहा जाता है तोरण द्वार? जैसे स्तूप में एक प्रवेश द्वार होता है जिसको तोरण द्वार कहते हैं, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में घुसने का एक द्वार था हड़प्पा, जिसने शुरुआत कर दी आगे के स्थलों की। तो एक द्वार की तरह काम कर रहा है हड़प्पा, पहला खोजा गया स्थल है, इसीलिए इसको तोरण द्वार का नगर भी कहते हैं। मातृ देवी की दोस्तों मृड मूर्ति मिली है, मतलब मृदा से निर्मित मूर्ति मिली है, ये भी याद रखिएगा। बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है। तांबे से निर्मित इक्का गाड़ी का साक्ष्य भी मिला है। अभिलेख वाली सर्वाधिक मोहरें, याद रखिएगा अभिलेख, जिन पे कुछ न कुछ लिखा हुआ है। पुजारी की पत्थर मूर्ति भी प्राप्त हुई है। फिर दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो दोस्तों, पहले भी आपको बता चुका हूँ। मृतकों का टीला इसको कहते हैं, इसको स्तूपों का शहर भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है दोस्तों मृतकों का टीला। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो आपको बता भी दिया है, मृतकों का टीला। मैक्सिमम जनसंख्या के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। मलेरिया के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और कांसे से निर्मित नर्तकी की प्रतिमा मिली है, ये भी याद रखिएगा। आपने देखा होगा कमर पे हाथ रखी हुई एक नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है यहाँ से। विशाल स्नानागार, देखिए हड़प्पा में क्या मिला है, अन्नागार, और यहाँ पर मिला है स्नानागार। दाढ़ी वाले साधु की एक प्रतिमा मिली है। पशुपति की मोहर मिली है। और सूती कपड़े के प्रमाण मिले हैं, जो कि सूत के मतलब कपास की कृषि के साक्ष्य होने का दावा करते हैं। दोस्तों ये सब साक्ष्य हैं और अनुमानों के आधार पे आपको ये सब इतिहास बताया जा रहा है। तो हो सकता है किसी किताब में थोड़ा कम या ज़्यादा मिले, लेकिन जो भी आपको सामग्री दी जा रही है वो ऑथेंटिक स्रोतों के आधार पे दी जा रही है। तो कतई विचलित मत होइएगा, भरोसा रखिए, एकदम कंटेंट जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं किया गया है। प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य मिले हैं, स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। सर्वाधिक मोहरें दोस्तों यहीं से प्राप्त हुई हैं। देखिए अभिलिखित मोहरें दोस्तों कहाँ से, हड़प्पा से, और साधारण मोहरें जो हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। सुमेरियन नाव, जैसे कि आपको बताया कि मिस्र की सभ्यता जो थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसी को सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो उस नाव के, उस सभ्यता में जो नाव इस्तेमाल होती होगी, उसके अंकन वाली एक मुहर प्राप्त हुई है, याद रखिएगा कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। और एक पिग्गट हैं दोस्तों, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है जुड़वा राजधानी कहा है, याद रखिएगा, सभ्यता की जुड़वा राजधानी। अब दोस्तों लोथल की बात करते हैं। खोज इसकी SR राव ने की है दोस्तों, कहाँ, गुजरात के अहमदाबाद में, भोगवा नदी के किनारे है। आपसे नदी भी पूछ ली जाती है। जो भी आपको यहाँ पर फैक्ट दिए जा रहे हैं सब महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी को भी नहीं छोड़ना है, एकदम चुन चुन के चीज़ें रट लीजिए। गोदीवाड़ा मतलब जहाँ पर जहाज़ों वगैरह की मरम्मत होती थी, जो होते थे, तो उसके साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा भी इसको दी जाती है। शतरंज खेल के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। हाथी दांत के पैमाने के प्रमाण मिले हैं। बाट और माप व्यवस्था के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अग्नि वेदियाँ मिली हैं, मतलब जो हवन वगैरह होते थे, हवन होने के बाद जो कुंड बने होते थे, वही अग्नि वेदियाँ यहाँ से मिली हैं। बंदरगाह नगर है, ये आपको अभी मैं बता भी चुका हूँ। और दोस्तों नगरीय विभाजन नहीं था। इससे पहले दोस्तों क्या होता था, अन्य जो स्थल होते थे वहाँ पर एक ऊंचा टीला होता था और एक नीचा टीला होता था। इसको कहते थे दुर्ग और इसको कहते थे सामान्य नगर। ठीक है, यहाँ आम जन लोग रहते थे और यहाँ जो है जो कुलीन वर्ग रहता था, जो प्रायः पुरोहित वर्ग या फिर शासन करने वाला, जैसे साक्ष्य मिले हैं उस आधार पे कहा जाता है, अनुमान के आधार पे। यहाँ थोड़ा संपन्न लोग रहते थे। तो होता ये था कि यहाँ पर इसके चारों ओर 4 दीवारी हुआ करती थी। तो नगर के चारों ओर अलग से 4 दीवारी और दुर्ग के चारों ओर अलग से 4 दीवारी हुआ करती थी। लेकिन लोथल में ऐसा नहीं था, नगरीय विभाजन नहीं था। चाहे दुर्ग हो
दुर्ग और जो नगर हैं दोस्तों, ये एक ही चार दीवारी के अंदर थे, याद रखिएगा। अलग अलग चार दीवारी नहीं थी, इसलिए नगरीय विभाजन नहीं था। ऐसे ही प्रमाण सुरकोतड़ा में भी मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। रंगाई के कुंड के साक्ष्य मिले हैं। बाजरा और चावल के साक्ष्य मिले हैं। 20 युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं, मतलब जोड़े के साथ समाधियां, इसीलिए इसको मुर्दों का नगर कहते हैं, याद रखिएगा। मृतकों का टीला दोस्तों किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। यहाँ नगर की बात हो रही, मुर्दों का नगर लोथल हो गया है। बर्तन पर कौवा और लोमड़ी की कहानी के साक्ष्य मिले हैं, ये भी याद रखिएगा, मतलब उसको उकेरा गया है। फारस की मोहर के साक्ष्य मिले हैं, जो फारस के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों की गवाही देती या प्रमाण देती है। मनका निर्माण के कारखाने के साक्ष्य भी मिले हैं। आटा चक्की के भी प्रमाण मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। अब अगला स्थल आता है दोस्तों चनहूदड़ो। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, पाकिस्तान में मिला है। खोज इसकी की एनजी मजूमदार ने, और उत्खनन मतलब खुदाई किसने की? तो मैके ने इसकी खुदाई की है। जिन लोगों को लगे कि थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, स्पीड ज़्यादा है, तो लो करके देख लें, स्लो करके, और जिनको धीमा लगे तो वो तेज़ करके देख लें। सारे विकल्प मौजूद हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नई पहल बिना आपके प्रेम के सफल नहीं हो सकती। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह का कंटेंट आपको मिले तो चैनल को भैया सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उसको शेयर भी कीजिए। मनके बनाने का कारखाना यहाँ से भी प्राप्त हुआ है दोस्तों। एकदम ऑथेंटिक चीज़ें आपको दे रहा हूँ, यूँ ही नहीं दे रहा हूँ, खुद मेंस लिखता हूँ, उसी आधार पर चीज़ें आपको तैयार करके दी हैं। लिपस्टिक और कंघा के भी साक्ष्य मिले हैं, मतलब सौंदर्य प्रसाधन जो महिलाएं थीं 1 टन के रहती होंगी, ऐसा माना जाता है, इतिहासकार मानते हैं। तो सौंदर्य प्रसाधन के भी साक्ष्य मिले हैं, लिपस्टिक, कंघा इत्यादि के। कहाँ से? चनहूदड़ो से। कोई दुर्ग नहीं मिला है, जैसे कि अभी आपको बताया, दुर्ग और सामान्य नगर। मिट्टी के मोर, मतलब मिट्टी से बने हुए मोर की आकृति मिली है। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, उसके साक्ष्य मिले हैं कहाँ पर? ईंट पर। पंजे के निशानों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि जो पंजे हैं वो आगे वाले पंजे बिल्ली के हैं और पीछे वाले जो दौड़ रहा है वो कुत्ता है। इस तरह का अनुमान लगाया गया। याद रखिएगा दोस्तों, वहाँ गया कोई नहीं है, सारा का सारा सिंधु सभ्यता का जो इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं अनुमानों पर आधारित है। बक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से बक्राकार इस तरह की ईंटें बनी हुई हैं। अन्य जगहों पर सीधी सीधी ईंटें हैं, लेकिन यहाँ पर बक्राकार हैं। 4 पहिया गाड़ी के प्रमाण मिले हैं। और सैंधव सभ्यता के जो पतन के बाद जो एक सभ्यता, नई संस्कृति विकसित हुई, झूकर झांगर संस्कृति, उसके भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, ये आज हमने पहल के आधार पर एक छोटा सा हिस्सा आपको उपलब्ध कराया, और अपना प्रेम इसको दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिलीवर कर सकूं। और नई पहल है, तो बिना आपके सहयोग और प्रेम के चलने वाली नहीं है। तो ज़रूर इसको प्रेम और स्नेह दीजिए, और अपने चित्त, चरित्र और चित्र, इन तीनों को पवित्र रखिए। और इसी के साथ आपको ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगली